आज का जो सेशन है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 जनवरी यानी परसों एक बार फिर से भारत सरकार ने पीएफआरडीए के माध्यम से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक्ट था 2013 का, जो एनपीएस को रेगुलेट करता है, उसको डिज़ाइन करता है, तो उसने एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे लोगों को, तो उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे कि इस कमेटी का मतलब क्या है, किसके लिए है ये कमेटी। क्योंकि जब से ये कमेटी का गठन हुआ है, मैं गांव पर था 2-3 दिनों के लिए, वहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू भी था। तो जैसे ही इस कमेटी के गठन का ऐलान हुआ, मैंने हालांकि उसी रात को पोस्ट किया था, ट्वीट किया था उसी रात को एक्स पर, और उसके बाद से मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि इस कमेटी में क्या होगा, ये क्यों गठित की गई है। कमेटी जब भी गठित होती है, तमाम तरह की आशंकाएं, तमाम तरह की सवाल मन में पैदा हो ही जाते हैं। तो उन सभी सवालों के समाधान के लिए कोशिश करूंगा कि सभी सवालों के समाधान हो जाए, और सिलसिलेवार बिल्कुल क्रम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस कमेटी का मतलब क्या है। एक बार मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि शेयर कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी ये बात। सेशन बहुत ख़ास है। हमारे देश के लोग बड़े, मैं कहूँगा कि भावुक किस्म के लोग होते हैं, और भावुक मतलब सीधा सरल कह सकते हैं, लेकिन भावुकता में कई बार हम गलत समझ लेते हैं चीज़ों को, वो भी गड़बड़ी हो ही जाती है। हाँ, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की बात को। एक बार फिर से आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। और आज का जो हमारा सेशन है, अभी 2-3 दिन में बड़ी उठापटक हुई है। अभी सुनने में आ रहा है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन को ऑफिस भी मिल गया है, लेकिन अभी बैठकें शुरू नहीं हुई, अभी सिटिंग उनकी शुरू नहीं हुई है। सुनने में आया है कि क्या है, चंद्रलोक बिल्डिंग है, कर्तव्य पथ पर ही चंद्रलोक बिल्डिंग में शायद उनको ऑफिस मिल रहा है। अभी उड़ती उड़ती खबरें हैं, अभी सरकारी कोई ऐसी खबर आई नहीं है जहां से हम इसको क्लियर कर सके, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें आई हैं। कुछ लोगों से बात हुई, तो आज मैंने डीएफएस में भी फ़ोन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इस पे कमीशन की ओनिंग या गवर्निंग बॉडी है। एक तरीके से गवर्निंग जो डिपार्टमेंट है वो डीएफएस है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वहाँ से भी ये बात कुछ मतलब जानकारी मिली कि चंद्रलोक बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है, मतलब शिफ्ट क्या, इस्टेब्लिश हो रहा है, ऑफिस सेटअप हो रहा है 8वें पे कमीशन का। तो होपफुली अगले महीने से बैठकें भी शुरू हो ही जाएंगी। अब मुद्दे पे आते हैं सीधे। परसों 13 जनवरी को पीएफआरडीए ने एक नई कमेटी का गठन किया है, और बड़ी हाई लेवल कमेटी इसको कहा गया है। और ये कोई एडहॉक कमेटी नहीं है, ये कमेटी है बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी। दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। एडहॉक कमेटी बहुत थोड़े समय के लिए आती है, तदर्थ कह सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी मतलब ये पूरा ऑपरेशनलाइजेशन देखेगी। बड़ी कमेटी है, 15 सदस्यीय है। डॉक्टर साहू साहब इसके चेयरपर्सन होंगे, जो इब्बी के चेयरपर्सन हैं। इब्बी मतलब इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, और उसके जो बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो चेयरपर्सन है वो इसके चेयरमैन होंगे। मुद्दा क्या है, ये कमेटी क्यों बनी, कब से ये अमल में था प्रोसेस, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक से पीएफआरडीए ने कोई कमेटी गठित कर दी हो। तो मैं सिलसिलेवार आपकी बातों को रखूंगा। देखिए, सबसे पहले मेरी डेट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिख रखा है आज, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। मैंने खुद अभी थोड़ा सा होमवर्क किया, उसको लिखा। समझिएगा कि पहली बात तो लोग समझ रहे हैं कि कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा आप समझ रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस को लेकर के इस कमेटी का गठन हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल सरकारी कर्मचारी यानी कि टियर 1 के लिए कमेटी नहीं है। जो एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम,
और नेशनल पेंशन सिस्टम पर कई योजनाएं रन कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना है टियर 1, जिसे हम लोग सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना कहते हैं। न्यू पेंशन स्कीम कुछ लोग कहते हैं, या नेशनल पेंशन स्कीम कुछ लोग कहते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम टियर 1 वो हमारा है, जहां हमारा 10% कंट्रीब्यूशन जाता है और सरकार अपना 14% कंट्रीब्यूशन देती है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर के लिए, टियर 2 सबके लिए ओपन है। तीसरी है अटल पेंशन योजना। चौथी है एनपीएस वात्सल्य। और पांचवी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये सभी एनपीएस के अंडर में है। बिग जो प्लेटफार्म है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक ब्रॉडर प्लेटफार्म है। उसी प्लेटफार्म पर कई सारी योजनाएं रन कर रही हैं। अटल पेंशन योजना, एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस टियर 1, एनपीएस टियर 2 और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 24 अगस्त 2024 को धरातल पर उतरी थी। तो मतलब 5-6 योजनाएं हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम के प्लेटफार्म पर रन कर रही हैं। अब समझिए कि एनपीएस को रिव्यू करने के लिए, मतलब सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप, हम सबके आंदोलन की वजह से भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को, यानी कि लगभग 3 साल पहले, क्योंकि 6 अप्रैल 2026 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 6 अप्रैल 2023 को सबसे पहले एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था, जिसके चेयरपर्सन थे टीवी सोमनाथन साहब, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे। 6 अप्रैल 2023 को वो कमेटी बनाई गई थी, बेसिकली हम लोगों के आंदोलन के चलते, हम लोगों के एनपीएस के विरोध के चलते। और 6 अप्रैल 2023 को उस एनपीएस रिव्यू कमेटी ने तकरीबन 1.5 साल स्टडी किया, और 24 अगस्त 2024 को, यानी कि तकरीबन 1.5 साल के बाद 24 अगस्त 2024 को उस एनपीएस रिव्यू कमेटी के परिणाम स्वरूप एक छोटा सा एक क्लोजअप मतलब दिया गया, एक क्लू दिया गया कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने वाली है। और उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने, माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने। तो लगभग 1.5 साल के बाद अगस्त 2024 में, 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक छोटा सा पैकेट सामने रखा गया। गजट नहीं आया, गजट आया मार्च 2024 में, सॉरी, गजट आया मार्च 2025 में, यानी कि लगभग 2 साल के बाद। 2 मार्च को छोटा गजट आया, जिसे भारत सरकार ने जारी किया, और 19 मार्च को डिटेल्ड गजट आया, जिसको पीएफआरडीए ने जारी किया। तो 6 अप्रैल 2023 से लेकर के 19 मार्च 2025 को डिटेल्ड गजट, यानी कि मोटा मोटा 2 साल लगे, तब जाकर के यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपने एक्चुअल रूप में सामने आई। और उस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को, सॉरी, एक फ़ोन कॉल की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, और अब मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। एक बार आप लोग थंब करके बता देंगे कि आवाज़ आ रही है, तो मैं समझूंगा कि मैं कंटिन्यू करूँ। जी, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही हो तो एक बार मुझे इशारे से बता देंगे, थंब करके बता देंगे, तो मैं समझूंगा कि आवाज़ पहुंच रही है और मैं कंटिन्यू करूँगा। जी, बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं सवाल, मैं लूँगा, आप सभी के साथियों के सवाल लूँगा। तो लगभग 2 साल के बाद, जी थैंक यू, 2 साल के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का डिटेल्ड गजट आया, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया। पहले 30 जून लास्ट डेट थी, 30 जून को बढ़ा करके 30 सितंबर लास्ट डेट की गई, 30 सितंबर को बढ़ा करके 30 नवंबर यानी 2 महीने पहले लास्ट डेट की गई, और उसके बाद से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चैप्टर बंद हो गया। उनके लिए बंद हुआ जो ऑलरेडी नौकरी में थे या नौकरी में हैं। जो नए कर्मचारी आएंगे उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प आज भी खुला है। अब देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चैप्टर बंद हो गया हम सब के लिए। अब ठीक 2 महीने बाद 13 जनवरी को, लगभग क्योंकि दिसंबर और 13 जनवरी मतलब 1.5 महीने के बाद, अचानक से पीएफआरडीए एक नई कमेटी का ऐलान करता है। दरअसल ये अचानक नहीं है, बिल्कुल भी अचानक नहीं है, ये एकदम प्लान्ड है। अब देखिए ये किससे कनेक्टेड है।
परसों जो पीएफआरडीए ने कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है, इससे ठीक पहले 30 सितंबर 2025 को, यानी जिस दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम की लास्ट डेट थी, समझिएगा इस बात को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पहले लास्ट डेट थी 30 जून, दोबारा लास्ट डेट बढ़ाई गई 30 सितंबर। उसी दिन एक पीएफआरडीए में रिसर्च पेपर सबमिट किया गया, जिसे प्रपोजल कह लीजिए, या मतलब जो है उसको कुछ और नाम देना चाहे तो उसको और नाम दे सकते हैं कुछ। वो एक रिसर्च पेपर सबमिट हुआ 30 सितंबर 2025 को। अब वो जो रिसर्च पेपर है वो कम से कम 32-35 पेज का है। समझिए, 32-35 पेज का रिसर्च पेपर है जो 30 सितंबर 2025 को पीएफआरडीए में सबमिट किया गया। उसी दिन या अगले दिन 1 अक्टूबर 2025 को पीएफआरडीए ने बाकायदा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से प्रेस रिलीज दी, देश भर के न्यूज़पेपर में गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर 30 सितंबर 2025 को पब्लिश किया गया या सबमिट किया गया, उस पेपर को बनाने में कम से कम 4-6 महीना तो लगा होगा, इससे कम तो नहीं लगेगा। 4-6 महीना तो मिनिमम सी बात है किसी भी रिसर्च पेपर को कंप्लीट करने में। तो अगर हम 6 महीने पहले जाते हैं तो डेट बैठती है मार्च 2025। अब आप लोगों की समझ में आ रही होगी बात कि मार्च 2025 में ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ड्राफ्ट आया था और मार्च 2025 में ही इस कमेटी के गठन करने का एक तरीके से शुरुआत हो गई थी, क्योंकि पहले रिसर्च पेपर दिया गया होगा कि इस पर एक रिसर्च पेपर सबमिट किया जाए, पीएफआरडीए डिटेल्ड रिसर्च करे, बाहर से सुझाव ले, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव ले, जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के हैं, पीएसबी के हैं लोग हैं उनसे सुझाव ले, या इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ के जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे सुझाव ले। तो कहने का मतलब ये मसला हुआ कि जिस दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट आया था उसी समय परसों जो कमेटी बनी है, इस कमेटी को गठित करने की पहले से शुरुआत हो गई थी। वहाँ पर कोई रिसर्च पेपर जमा करने की बात कही गई होगी। 30 सितंबर को जिस दिन लास्ट डेट थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने की, उसी दिन स्टडी हो करके रिसर्च पेपर सबमिट हो गया था। अब देखिए, परसों ये कह दिया कि हम कमेटी बना रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है इसका उस एनपीएस जिसमें कि हम हैं उससे कुछ खास वास्ता नहीं है। दुनिया भर में न्यूज़ चल रहा है, मेरी कई न्यूज़ मतलब जो है न्यूज़ संस्थानों से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने जिस तरीके से न्यूज़ छापी है वैसा तो इसमें है नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छी बात यह है कि इस बार जो कमेटी बनाई है पीएफआरडीए ने वो ओवरऑल स्टडी करेगी। उसमें 6 की पॉइंट है मेन, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। दूसरा उसका है सीमलेस ट्रांजिशन। सीमलेस ट्रांजिशन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई आदमी रिटायर हो गया, उसकी पेंशन कितने दिन में शुरू हो जानी चाहिए, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। किसी आदमी ने स्विच किया, एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया, तो कितने दिन में एनपीएस से यूपीएस स्विच की जो प्रक्रिया है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये सब सीमलेस ट्रांजिशन में आएगा। तीसरा है मार्केट बेस्ड एश्योरेंस, यानी जो हमारा पैसा मार्केट में जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है डूब जाए, ये तीसरा पॉइंट है। तो मार्केट में जो एश्योरेंस हमें मिले, जो हमें रिटर्न मिल रहा है उस पर कितना एश्योरेंस, कौन कौन सी स्कीम बनाई जा सकती है, ये तीसरे पॉइंट में आएगा। चौथा पॉइंट है ऑपरेशनल डिज़ाइन। ऑपरेशनल डिज़ाइन का मतलब कि ये वर्क कैसे करेगा। जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसे हम एनपीएस ट्रस्ट कहते हैं, उसी में हम जाकर के अपना पूरा अकाउंट देखते हैं। तो ये बेसिकली किसके दायरे में आता है, ऑपरेशनल डिज़ाइन। मतलब आपकी ऐप का डिज़ाइन कैसा हो, आप कैसे देख पाएँ उसको, यूज़र फ्रेंडली हो, ये तो हो गया ऑपरेशनल डिज़ाइन। रिस्क एंड लीगल ओवरसाइट, लीगल इश्यूज भी आएंगे क्योंकि मतलब जो इतना बड़ा मुद्दा है, 16 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे जमा हो चुके हैं, हर महीने 12-14 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा कोई अनछुआ पहलू ना रह जाए जो टेक्निकल मतलब जो है लीगल दायरे में आ जाए।
तो वो हमारा 5वां पॉइंट हो गया। और छठा पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के समय मार्केट गिर गई तो हमारा पैसा डूब जाए, तो वो मतलब उन दौरान या जितने भी ऐसी विषम परिस्थितियां बन सकती है, सभी हालातों में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले। ये 6 पॉइंट है। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कमेटी बनाई ये करेगी क्या, ये क्या करेगी। मैंने पहले ही बोला, ये कमेटी केवल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर के नहीं बनाई गई, ये एकदम बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि इस कमेटी का मकसद एकदम अलग है। ये कमेटी जितनी भी पेंशन प्लान है जो एनपीएस के प्लेटफॉर्म पर रन कर रहे हैं, ये सभी को स्टडी करेगी और एक जैसी रिपोर्ट देगी। इसमें शामिल होगा रिटर्न का एश्योरेंस, मतलब एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी। इतना बड़ा पैसा लग रहा है तो रिटर्न की भी गारंटी होनी चाहिए। स्विचिंग है, तमाम तरह के मतलब जो है लेन देन है, उनके बीच में जो कोई कुछ स्विच करे तो वो प्रक्रिया फास्ट होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं, रिस्क कम से कम हो उसको ये मैनेज करे। जो हमने पहले बोला कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इसमें पॉइंट नंबर 1 है वो है फ्रेमवर्क डेवलपमेंट का। फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में ये सारा ही आ जाएगा कि एनपीएस का फ्रेमवर्क कैसा हो, और उसी फ्रेमवर्क में आता है एश्योर्ड पे आउट को रेगुलेट किया जाए। यानी कि चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे पंडित दीनदयाल करके योजना है, और चाहे वो एनपीएस वात्सल्य हो, सभी में एश्योर्ड रिटर्न की क्या भूमिका हो सकती है उस पर ये कमेटी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा, ये हमसे जुड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसा समझ रहा है कि ये मतलब जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की दिशा में कदम है, मैं इस बात को साफ करना चाह रहा था कि हाँ, जहूर मीर साहब का क्वेश्चन है एनी चेंज एनी पार्शियल विड्रॉल, ये भी आएगा, ये भी इसी के दायरे में आएगा। कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब आएगा इसमें। ये बहुत बड़ी कमेटी बनाई जा रही है, तो इसके लिए इस कमेटी को बनाया गया है। अब देखिए, अगर इसको आपको वेरीफाई करना है तो ऐसे समझ लीजिए कि इस कमेटी को बनाया गया एक रिसर्च पेपर के बेस पर। वो रिसर्च पेपर कब सबमिट किया गया था? 30 सितंबर 2025 को, यानी आज से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आज से तकरीबन 3.5 महीने। उस समय तक तो यूपीएस ऑलरेडी रन कर रही थी। दूसरी बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऑलरेडी एश्योर्ड रिटर्न की अवधारणा है, वहाँ तो एश्योर्ड रिटर्न देते हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तो एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम पहले ही दे दी, तो दोबारा से उसको स्टडी करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं, और वो भी 3 महीने के अंदर ही। तो ये तो आप भूल जाइए, ये सभी के लिए है, सभी की स्ट्रीमलाइनिंग के लिए है, सभी में एश्योरिटी डालने के लिए है, सभी की कार्यप्रणाली को थोड़ा सुगम बनाने के लिए है, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए है, रिस्क मैनेजमेंट को कम करने के लिए है। हाँ, लेकिन इससे हमें फ़ायदा होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे लोग कहते हैं कि एनपीएस, हमारा रास्ता केवल एनपीएस के खात्मे से जाता है। मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ कि केवल खात्मे से ओपीएस बहाल नहीं होगी। ओपीएस 2 तरह से बहाल हो सकती है, एक एनपीएस को ख़त्म करके और एक एनपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रावधान डाल करके। अब देखिए, ये जो कमेटी बनाई गई, ये कमेटी मैं टैबलेट पे दिखाना चाहता हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। ये जो कमेटी बनाई गई, इसका रिसर्च पेपर जानते हैं क्या कहता है? पीएफआरडीए का जो रिसर्च पेपर है, कंसल्टेशन पेपर्स ऑन इनहेंसिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि एनपीएस को और मजबूत करना, एनपीएस का सुदृढ़ीकरण, एनपीएस को कमजोर करना नहीं, एनपीएस का सुदृढ़ीकरण है। प्रपोजल्स फॉर फ्लेक्सिबल, एश्योर्ड एंड प्रिडिक्टेबल पेंशन स्कीम्स, मतलब थोड़ी लचीली हो, एश्योर्ड हो, गारंटीड हो, और थोड़ा अनुमान किया जा सके, कि प्रिडिक्ट किया जा सके कि इतने साल के बाद कितनी पेंशन, या इतने बेसिक सैलरी पर कितनी पेंशन, इतने साल के बाद कितनी पेंशन, ये थोड़ा प्रिडिक्ट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये है, ये शायद आप लोग देख पाएंगे, ये लोगो जो है अगर ध्यान से देखेंगे, एनपीएस का लोगो, और उसके साइड में लिखा है नेशनल पेंशन सिस्टम जरूरी है। तो जो लोग मीडिया की उस खबर को देख करके सोच रहे हैं बड़े खुश हैं एक नई कमेटी बन गई,
तो वो कमेटी पहले से ही कह रही है कि नेशनल पेंशन सिस्टम जरूरी है, वो ये बात कह रहा है, वो उसे हटाने की बात नहीं कर रहा है। हाँ, एक सज्जन ने पूछा है कि डीए का बताओ सर। डीए इसमें नहीं कहा गया, इस कमेटी में डीए के ऊपर कोई चर्चा नहीं है और ना ही ये डियरनेस अलाउंस के ऊपर बात करता है, लेकिन ये कहता है कि जो AICPW है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से जो पेंशन बने, मतलब जो एनपीएस के माध्यम से जो पेंशन बने, वो आने वाले इन्फ्लेशन को भी आत्मसात करे उसके हिसाब से। तो इसमें जानते हैं कितना दिया गया है? 0.25% ग्रोथ पर एनम। 0.25, 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, आधे का आधा। हाँ बिल्कुल, धीरेन्द्र सिंह जी ने एकदम सही सही करे। पीएफआरडीए कोशिश ये कर रही है कि जो एक्यूमुलेटेड फंड है उसी अमाउंट में ही ये पेंशन और फंड दोनों दे, बिल्कुल सही बात। तो ये एनपीएस को ख़त्म नहीं बल्कि एनपीएस को और इन्हेंस कर रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। हमारे लोग खुश हैं कि मतलब जो है एक नई कमेटी बन गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम फ्लॉप हो गई। फ्लॉप नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चल रही है और जिन लोगों ने ऑप्ट किया उनके साथ रहेगी, या जो नए कर्मचारी आएंगे अगर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहेंगे तो वो जाएंगे, और जो नहीं जाना चाहेंगे वो एनपीएस में लगातार बने रहेंगे। अब मुद्दा आता है ओपीएस कैसे। तो ओपीएस कैसे, मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि एनपीएस में केवल एक अमेंडमेंट ओपीएस बहाल कर सकता है, और वो ये है कि 30 मार्च 2021 का जो अमेंडमेंट है, 30 मार्च 2021 का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई एनपीएस कर्मचारी सेवा काल के दौरान यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले कभी भी किसी भी दिन अगर उसकी डेथ हो जाए या उसके वो डिसेबल हो जाए, दोनों ही कंडीशन, अगर वो 100% डिसेबल हो जाए मतलब नौकरी करने के लायक ना रहे, और अगर उसकी मौत हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में जो कर्मचारी का अंशदान है ब्याज सहित उसके परिवार को दे दिया जाएगा, यानी जीपीएफ बन जाएगा उसका हिस्सा, वो दे दिया जाएगा। दूसरा, ये नहीं देखा जाएगा कि कितने साल नौकरी की थी, वो चाहे 1 साल नौकरी किया हो, चाहे 10 साल किया हो, 20 साल किया हो, 25 साल किया हो, कितने दिन नौकरी की हो, लास्ट बेसिक का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस एज पेंशन दी जाएगी, यानी ओपीएस वाली पेंशन। अब मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं यही नियम डेथ और डिसेबिलिटी के साथ साथ हमें रिटायरमेंट वाले दिन भी दे दो। अगर आप मान लो कोई 3 दिन बाद रिटायर होता और 3 दिन पहले मर गया रिटायरमेंट से, तब आप दे रहे हो, और 3 दिन बाद वो रिटायर हो रहा है तब देने में क्या दिक्कत है? ये हमारी पहली, क्योंकि ये इसको हम लोगों ने एनएचआरसी के माध्यम से चैलेंज भी किया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से चैलेंज भी किया था, और उसी बिहाफ पे सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के आई थी। ये सबसे बड़ी बात है, ये तरीका है जिससे एनपीएस ही ओपीएस में बदल सकती। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये कि कोई आदमी 10 साल की नौकरी करके रिटायर हो गया तो उसको कैसे दे, कोई आदमी 30 और 35 साल की नौकरी करके रिटायर हो रहा है तो उसको 50% दे, ये दिक्कत है सरकार के साथ। तो सरकार ने ये कहा कि 50% पेंशन के लिए कट ऑफ का दायरा 25 साल की नौकरी होगी। हम कह रहे ठीक है, अच्छी बात है, तो जो 20 साल में रिटायर हो रहा है उसको 40% दे दो, जो 18 साल में रिटायर हो रहा है उसको 36% दे दो, जो 22 साल में रिटायर हो रहा है उसको 44% दे दो, और जो 25 या 25 से ऊपर रिटायर हो रहा है उसको 50% दे दो। खत्म बात। 25 साल का क्राइटेरिया हम उसको छेड़छाड़ अभी नहीं कर रहे हैं, वो 25 साल का, उसकी एक और वजह है छेड़छाड़ ना करने की, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स में 50% पेंशन के लिए 25 साल से ज़्यादा की नौकरी का प्रावधान है। जैसे तमिलनाडु, वहाँ 30 साल की नौकरी चाहिए तब 50% पेंशन मिलेगी। पंजाब, वहाँ 25 साल की नौकरी चाहिए तब 50% पेंशन मिलेगी। छत्तीसगढ़, वहाँ तो 33 साल की नौकरी चाहिए, 33 ईयर्स की। तो अलग अलग स्टेट में 50% का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। या तो केंद्र सरकार ये कह दे कि जिसके स्टेट में जितना प्रावधान ओपीएस में था, जितनी नौकरी के बाद 50%, उसी के हिसाब से दे दे, हम उसका अंशदान वापस कर देंगे, खत्म हो गई बात। तो एक तरीका ये है ओल्ड पेंशन स्कीम का बहाल होने का। दूसरा तरीका यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है। मैं तो खुल के बोलता हूँ ताकि पूरा देश जाने कि समाधान कहाँ से आएंगे। केवल चिल्लाने से अगर हो जाता तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो गई, वैसे नहीं हो। अब लोग कसम खाए पड़े हैं कि नहीं नहीं इसको ख़त्म करा के ही मानेंगे।
तो ये है एक तरीके का स्कैम, मैं कहूँगा। ये एक तरह की सोची समझी साजिश, ताकि मुद्दा बना रहे और धंधा बना रहे। बड़ी सीधी सी बात है ये। बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात से इत्तेफाक ना रखें, वो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात से मतलब है कि ओपीएस के मुद्दे से फलानी फलानी पार्टी को पहले गरियाने का मौका मिलेगा, उसको हटाने का, उसको भगाने का मौका मिलेगा। तो कुछ लोग तो इसलिए जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को अपना चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, किसी पार्टी के साथ अलाइनमेंट करना है, किसी की जाति बिरादरी धर्म ऐसा है कि भैया फलानी पार्टी नहीं तो धमकानी पार्टी में सपोर्ट करेंगे। तो ये तमाम तरह के बीच में लोगों के मतलब जो है, लोगों के व्यक्तिगत हित उसमें छुपे हुए हैं। मैं एक बात कहता हूँ, ना मेरी कोई जाति है, ना बिरादरी है, ना धर्म है, ना पंथ है। अगर कुछ है सबसे पहले तो वो ये है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। और अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं तो पहले सरकारी मुलाजिम बन करके लड़ाई लड़ना सीखिए। जब तक आप फलानी पार्टी के बन के लड़ोगे, धमकानी पार्टी के लड़के, फलाने धर्म के, फलानी जाति के, तब तक आप पार्टी से लड़ रहे हो, सरकार से नहीं, और ना सरकार से मांग रहे हो। तो हमारा तरीका ये है, और हम तो ये कहेंगे कि हम तो लक्की भी हैं इस मामले में। हमें कई बार बात करने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। नहीं तो हर बार जिससे देखो मौका एक भी नहीं और बहाने 500 लेंगे, तो हूबहू लेंगे, तो हूबहू खैर क्या ही कहें, उस मामले में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये है पीएफआरडीए की नई कमेटी। अब देखिए, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। उम्मीद है स्टैंडिंग कमेटी साल 1.5 साल में, साल भर मेरे ख्याल से काफ़ी सफिशिएंट टाइम होगा। 2026 पूरा पड़ा है। 2026 में ये स्टडी करके मुझे बड़ा भरोसा है कि 2027 इतना लक्की वर्ष हो सकता है कि जब हम लोग 2027 में प्रवेश कर रहे होंगे तो उस समय 8वें पे कमीशन का लाभ, पुरानी पेंशन यानी गारंटीड पेंशन का लाभ, ये सब हम इसके दरवाजे पे खड़े होंगे। हमने आज एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि हम अगस्त के आसपास एक बड़ा आंदोलन फिर से प्लान कर रहे हैं। अब फिर लोग कहेंगे कि मतलब जो है कोई और घोषित कर देगा, जुलाई में घोषित कर देगा, कोई सितंबर में घोषित कर देगा, कोई अगस्त में ही घोषित कर देगा। आज 15 जनवरी है और आज हम फिर आप लोगों से लाइव आकर के कह रहे हैं, हम अगस्त के आसपास 10-15-20 दिन पहले या 10-15-20 दिन बाद में हम वहाँ पर एक बड़ा धरना प्लान कर रहे हैं। क्यों? ताकि 8वें पे कमीशन पर ठीक ठाक दबाव बना करके एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर और जो हमारी समस्याएं उनको दूर करने के सुझाव लागू कराए जा सकें, और ओल्ड पेंशन स्कीम के रास्ते में जो जो रोड़े हैं उन पर दबाव बना करके उनको हटाया जा सके। 2 ही मुद्दे हैं हमारे पास, तीसरा कोई और मुद्दा नहीं है। इसके लिए हम अगस्त के आसपास प्लान कर रहे हैं। अभी हमारी बैठक होनी है, 8 फरवरी को हमारी बैठक हो रही है। एक पूरे देश के मतलब जो हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, एफिलिएट्स हैं, उनके साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में फैसला लेंगे कि वो डेट क्या रहेगी, लेकिन अगस्त के आसपास वो डेट हमारी रहेगी। तो उसमें हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि 8वें पे कमीशन में हमें एक ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर मिल सके। और जो हमारी जो मेन समस्याएं हैं, जैसे हाँ, एक और अच्छी बात याद आ गई कि कल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। वो बड़ी प्रभावशाली प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज का स्वागत होना चाहिए। मैं तो दिल से स्वागत भी करता हूं और मैंने ट्वीट भी किया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सैलरी अकाउंट पैकेज की बात कही है, सैलरी अकाउंट पैकेज की बात कैसे है वो समझ लीजिए। थोड़ा सा इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ग्रुप ए, बी या सी, जितने भी 3 ग्रुप हैं, ए, बी, सी, तीनों ग्रुप के लिए जो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग पीएसबी, जितने भी पीएसबी हैं भारत सरकार के साथ वो टाई अप में है, कोलैबोरेशन में है। और उनके माध्यम से उन्होंने ये बात कही है कि या तो वो कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, कोई कार्ड बना करके देंगे। उसमें फैसिलिटी जो होगी वो ये होगी, नेट
क्या बोलते हैं उसे, सारा जितना भी आप लेन देन करेंगे वो फ्री ऑफ कास्ट होगा। मैसेज भी, एनईएफटी भी, आरटीजीएस भी, चेक भी, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा, हवाई दुर्घटना में मौत होती है तो 2 करोड़ का बीमा किया है। अगर वैसे दुर्घटना, व्यक्तिगत दुर्घटना होती है तो 1.5 करोड़ का बीमा किया गया है। और इसके अलावा अगर डेथ होती है तो 20 लाख का बीमा किया गया है। ये है सुविधा उसमें। और भी उसमें कुछ चीज़ें हैं, सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस वो भी बेहतर किया है। और जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको भी वो कनेक्ट कर रहे हैं तमिलनाडु पैटर्न पे। तमिलनाडु पैटर्न पे मेडिकल फैसिलिटी क्या है उसको किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ऐसे समझ लीजिए कि अगर 8वें पे कमीशन में हम लोगों ने मेडिकल जो बेनिफिट्स हैं या जो मेडिकल फैसिलिटी है इसको लेकर के सरकार पर दबाव नहीं बनाया, तो आप समझ लीजिए कि आप आयुष्मान भारत के मेंबर होंगे। और उसमें कुछ ऐसी सुविधा होगी कि ब्लॉक ईयर का मतलब कम से कम 4 साल के लिए आपको एक फिक्स 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तक का आपको एक तरीके से क्रेडिट दे दिया जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि आपको एक 4-5 लाख रुपए का आपको रिचार्ज कूपन दे दिया जाएगा और 5 साल तक आप उतने ही पैसे से अपना ट्रीटमेंट, अपने परिवार का ट्रीटमेंट कराओगे। उससे ज़्यादा का नहीं करा सकते। उससे ज़्यादा का अगर कराओगे तो वो आपको अपने पास से बियर करना पड़ेगा। ये मतलब जो है इस तरह का मेडिकल, जो जिसको आप सीजीएचएस कहते हो, इस तरह की प्लानिंग चल रही है आने वाले समय में इसको। तो इसके लिए अब जिसके घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई तो 5 लाख तो 5 दिन में हो जाते हैं। तमिलनाडु में चल रहा है यही, 5 लाख रुपए मिलते हैं 4 साल के लिए। और अगर कोई गंभीर बीमारी है, 3-4 बीमारियां हैं उसमें, 5-7 बीमारियां हैं, उनकी लिस्ट है, जैसे कैंसर है, घुटना ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, इस तरह की बीमारियों के लिए 5 लाख एडिशनल है। मतलब ओवरऑल गंभीर और सामान्य बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए फिक्स है वहाँ 4 साल के लिए। आपको 10 लाख रुपए में ही ट्रीटमेंट कराना है 4 साल में। अगर 10 लाख से ऊपर का ट्रीटमेंट जाता है तो वो पैसा आपको अपनी जेब से बियर करना पड़ेगा। इस तरह का प्लानिंग आ सकता है, वो उस पर चर्चा चल रही है। अभी कल कुछ आया भी है, उसको भी एक बार स्टडी करेंगे तब देखेंगे कि उसमें क्या है। तो ये था 13 जनवरी को पीएफआरडीए द्वारा अनाउंस्ड कि जो कमेटी बनेगी 15 सदस्यीय, वो क्या है, किस लिए है। तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कमेटी बनी है तो कुछ हमारे भी काम आएगी। लेकिन ये केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। और ज़रूरत है कि अगस्त में हम फिर आप सभी से भी अपील करेंगे कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन तकनीकी रूप से भी, डेमोक्रेटिकली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, और मतलब जो कहते हैं ना खोपड़ियों के जितनी खोपड़ी उतनी संख्या, उसके दम पे भी हर तरीके से प्रेशर बनाती है, उस तरह से काम करती है। संघर्ष, संवाद, समाधान, इस तरह से हम लोग चलते हैं। संघर्ष 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 केवल, उससे भी समाधान नहीं निकलेगा। संघर्ष, फिर संवाद, फिर समाधान। कुछ कमी रह गई तो फिर संघर्ष, फिर संवाद, फिर समाधान। हम इस तरीके से चलते हैं और चाहेंगे कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को आपका भी सहयोग मिले। जितना आपका सहयोग मिलेगा, लड़ाई उतनी तकनीकी रूप से, रणनीतिक रूप से मजबूत रहेगी, उतनी जल्दी हम लोग समाधान की तरफ पहुंचेंगे। अगर कोई सवाल हो किसी साथी का, एनपीएस पीएफआरडी इज टेकिंग टू मच टाइम, टू मच डिले फॉर पेमेंट ऑफ मंथली पेमेंट। यस, यही वजह है। इसमें जो सीमलेस ट्रांजिशन दिया है उन्होंने, नागार्थनम साहब, तम्मा राव साहब, इसमें जो सीमलेस ट्रांजिशन दिया है वो इसीलिए है ताकि इन चीज़ों पर जो टाइम बाउंड है वो फिक्स किया जा सके। मतलब जो है डिले ना हो कोई चीज़ें। कितने कितने महीने हो गए लोगों को, 6-6 महीने हो गए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच किए, और वो पेंशनर है लेकिन उनकी पेंशन अभी यूपीएस के माध्यम से नहीं आ रही। ये दिक्कतें हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये कमेटी बनी है। और कोई सवाल हो तो डीए का क्लियर बताओ सर। डीए का क्या बताना है मिश्रा जी? डीए जनवरी में बढ़ता है, वो मार्च में अनाउंस होता है, तो मार्च में अनाउंस होगा वो डीए। अनुकंपा कर्मचारी को ओपीएस बहाली। अच्छा, अनुकंपा वाले मसले में देखिए सीधी सी बात है, जो 22 दिसंबर 2003 से पहले जिन लोगों ने अनुकंपा के लिए आवेदन कर दिया था, संभवतः वे सभी ओपीएस में कंसिडर हो जाएंगे। और उसके बाद जिन लोगों ने किया उनके मामले में भी थोड़ी दिक्कत है।
और कुछ है तो कोई सवाल हो तो। टेबल टॉक जब तक नहीं होगी तब तक मुश्किल है। बिल्कुल, संघर्ष और संवाद, संघर्ष संवाद दोनों ही समाधान के दोनों पहलू हैं। एक पहलू से हम समाधान तक नहीं पहुंच सकते। सर क्या यूपी के कर्मचारी भी रिटायरमेंट पर एनपीएस फंड में से 80% निकाल 80% नहीं निकाल सकते दादा, केवल 60% तक निकाल सकते हैं। 80% रवि ठाकुर जी किसने बता दिया? 80% प्राइवेट सेक्टर के निकाल सकते हैं, आप नहीं। वो कारपोरेट सेक्टर मॉडल है, सरकारी कर्मचारियों का मॉडल नहीं है वो। और अमिताभ बरुआ 0.25%। देखिए ये अभी हुआ नहीं है, मतलब ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है 30 सितंबर 2025 को, उसमें ये बात कही गई है। प्लीज़ कंसिडर माई सबमिशन रिगार्डिंग मर्जिंग ऑफ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कहाँ चला गया ये क्वेश्चन? ये हम लोग रखेंगे कि देखिए जो ग्रुप सी है उसमें 5 लेवल हैं, 5 लेवल से घट के 3 लेवल रह जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। 2 लेवल कम से कम ख़त्म हो जाने चाहिए, ये हम लोगों की डिमांड रहेगी। जो आप बता रहे हैं मेडिकल के लिए रिचार्ज हो जाएगा 4 लाख का 5 लाख, वो भी तो वो पूरा सवाल नहीं मिला है मुझे। उसमें भी ये शर्त रहेगी कि क्या कि सिर्फ एडमिट होने के बाद ही? नहीं 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 नहीं, उसमें हाँ इंडोर और आउटडोर दोनों का रहेगा कि इंडोर कितना आउटडोर कितना, ये तो रहेगा ही। उसका डिटेल्ड जब ड्राफ्ट आएगा तभी पता चलेगा। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। एनपीएस में वीआरएस लेना, पेंशन कब से मिलेगी? वीआरएस के दिन से। एनपीएस में जिस दिन वीआरएस लेंगे उसी दिन से। 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर, सर वो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उस पर बहुत सारा डिस्कशन किया है। राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा कर रहे हैं, क्या है संभव है बगैर केंद्र के? देखो भैया, घोषणा कर देना अलग बात है, लेकिन पैसा तो फंसा हुआ है ना पीएफआरडीए के पास, एनएसडीएल के पास। पैसा तो मार्केट में है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम बनाया नहीं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो। सपोज दैट आपने 15 साल एनपीएस में वहाँ नौकरी की और 15 साल तक जो डिडक्शन आपका हुआ और जो सरकार का था वो सारा का सारा कहाँ चला गया? एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के पास। उसने उसको मार्केट में लगा दिया और वहाँ 15 साल के बाद आपकी सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी। तो उस दिन से आपकी ओपीएस तो बहाल हो गई, लेकिन आपका तो पैसा वहीं फंस गया, आपका भी फंस गया और सरकार का भी फंस गया, आपकी स्टेट गवर्नमेंट का। अब स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि जिस दिन आप रिटायर हो गए, मान लो 2040 में आप रिटायर हुए, तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि वो जो पैसा जमा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसमें से मिलेगा आपको 60%। 40 फिर भी नहीं मिलेगा, 40 पे तो आपको वहाँ भी पेंशन लेनी ही पड़ेगी। तो जो 60% आपको मिलेगा वो पैसा आपकी राज्य सरकार ले लेगी, तब देगी वो आपको ओपीएस, ऐसे नहीं देगी। यानी वो पैसे में से आपको कुछ नहीं मिलना, मिलेगी तो 40% पर जो एनुटाइज्ड पेंशन बनेगी वो मिलेगी आपको। यानी उन राज्यों में आप जो कर्मचारी होगा उसको 2 पेंशन मिलेगी। एक पेंशन 40% की एन्युटी पर जितनी भी बने, और दूसरी पेंशन जो आपकी राज्य सरकार देगी ओपीएस के अनुसार जितनी पेंशन बनेगी। अब वो फिर वही फार्मूला लगेगा, जितने साल की नौकरी है उसी के हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो जिन राज्यों में ओपीएस बहाल हुई है, एक्चुअल में अगर बहाल हुई है, तो वहां पर रिटायरमेंट पर कर्मचारी को 2 पेंशन मिलेगी। एक केंद्र सरकार से कह लीजिए एन्युटी वाली, और दूसरी उस राज्य सरकार से ओपीएस वाली। यूपी इलेक्शन से पहले क्या होगा कुछ कह नहीं सकता मैं, ये तो प्रिडिक्शन। अच्छा प्रिडिक्शन पूछ रहे हैं, देखो भैया प्रिडिक्शन कुछ नहीं है। कंजूस सरकारें, इनका बस चले तो कुछ ना दें। मैंने हालांकि इसको जारी किया है कुछ ना वाले में 2.13, और कहते हैं इफ नथिंग देन 2.13, इफ समथिंग देन ऑलमोस्ट 2.64, इफ ग्रेट समथिंग बिग देन 2.84, ये हम बोलते हैं। अब आप कहेंगे 3 फैक्टर बता दिए, तो मिनिमम, मिडिल और मेजर हमने तीनों फैक्टर रख दिए। कैसा फंदा माँ फंसा कर, हाँ भैया क्या करें। शरद गुप्ता जी, एनपीएस और यूपीएस विच वन इज बेटर देन फॉर 26 ईयर्स? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपका रिटायरमेंट किस साल में फंस रहा है। केवल 26 ईयर्स एक ठीक ठाक सर्विस लेंथ मानी जाती है, लेकिन आपके मामले में
आपका ग्रेड पे क्या है, लेवल क्या है, ये भी डिपेंड करता है। और रिटायरमेंट वर्ष कौन सा है। सपोज दैट आपका रिटायरमेंट 2043 में होता है, यानी कि पे कमीशन ईयर 43 में, सॉरी 46 में, तो फिर उस स्थिति में एकदम से बेसिक बढ़ जाएगी। तो वैसी परिस्थितियों में यूपीएस अच्छा हो सकता है। अदरवाइज 25 साल से जिनकी लंबी नौकरी है, मैं उनको सजेशन यही दूंगा कि डू नॉट ऑप्ट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये है शायद, आई कम अंडर एनपीएस एज पर लेटेस्ट एग्जिट रूल्स ऑफ एनपीएस। आई थिंक इट इज़ 40% मैंडेटरी एनुटी परचेज एंड 60% विड्रॉल फॉर वीआरएस आल्सो। कैन यू प्लीज़ क्लैरिटी इज दिस करेक्ट। देखिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो प्री मैच्योर एग्जिट नहीं है, वो मैच्योर एग्जिट है। प्री मैच्योर एग्जिट वो होता है जब आप नौकरी छोड़ देते हैं, वो 20 और 80 का फार्मूला बनता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पूरा है, उसमें आप 60% तक विड्रॉल कर सकते हैं। 40% की आपको पेंशन मिलेगी। फिर भी आप चाहो तो एक बार पीएफआरडीए की साइट पे जाकर के चेक कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। अंकुर त्रिपाठी भाई नमस्कार, बस साथ बने रहिए। रंजीत वर्मा, एनपीएस से भी यूपीएस की तरह कार्पस खाने का। कार्पस तो यूपीएस में भी नहीं खा पा रहे हैं खैर, लेकिन वो ये है कि अगर आपको गारंटीड पेंशन चाहिए तो खा रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आप कोई सवाल नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो केवल प्रेडिक्शन के लिए आ रहा है। ज्वाइनिंग 2015, रिटायरमेंट 41, टोटल 26 ईयर। शरद गुप्ता 41 में आपके केस में एनपीएस अच्छा हो सकता है, लेकिन एक कैलकुलेटर है, आप चाहो तो उस कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, वो प्रेडिक्शन के साथ कैलकुलेटर बताएगा, अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू दे देगा। drmanjeet.in करके है, आप उस पर जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर पे मिल जाएगा। चला गया, सवाल ही चला गया मेरे पास से। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं बाद में क्वेश्चन आपके रीड कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथ जुड़े रहिए।